इसको सैलरी मिलती है, ना इसका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, ना ही इसका कोई ऑनर समझ लें सर्टिफिकेट या कोई ट्रांसक्रिप्ट मिलती है कि आपने 2 साल CR पे बड़ा अच्छा आपने परफॉर्म किया, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म किए, क्लास को बड़ा अच्छा साथ लेके चले। बस ये फॉर्मेलिटी है क्लासेस को मैनेज करने के लिए कि कोई ना कोई एक जो है ना वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अच्छा है पुराना CR अच्छा था। और नया जो बना है उसको भी एक दिन सारा हुआ है, आपने अभी इवैल्यूएशन कर ली कि पुराना अच्छा था या न्यू अच्छा था, उसको चलने का भी एक सेमेस्टर हो गई, गपशप अच्छी हो गई थी सर। इसके साथ भी हो जाएगी। वही नहीं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वही 23 है। चले स्टार्ट करते हैं, फिर आ जाएंगे साथ साथ जिसने आना हुआ। जी सर। यस सर। बॉयज ने ज्वाइन किया हुआ है, गर्ल्स नहीं है क्लास में। उनकी GR किधर है? उसने नहीं बताया उनको लिंक वगैरह तो शेयर है। आलम सर जी आप ना ऑफिशियल ग्रुप में दोबारा लिंक सेंड कर दें, वो गर्ल्स का ज्वाइन नहीं हो रहा। लिंक तो सेम है जो भी मैंने किया शेयर। सर जी आपने गर्ल्स के ऑफिशियल ग्रुप में लिंक नहीं सेंड किया, आप प्लीज सेंड कर दें, उनका ज्वाइन नहीं हो रहा। गर्ल्स का कोई सेपरेट ग्रुप है? यस सर। यस सर। सर आपने दोबारा बॉयज की तरफ सेंड कर दी है। अच्छा अच्छा, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। यस मैंने उसमें भी सेंड कर दिए। ये G और B जो है ये गर्ल्स और बॉयज हैं। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का लेक्चर जो कल हम छोड़ गए थे अधूरा ही, वहीं से हम उसको स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे डाटा को इंपोर्ट करने की, कि अगर किसी फाइल के अंदर आपका डाटा है और आपने उस डाटा को एनालाइज करना है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं मैथमेटिका में। तो हमने कल ये देखा था कि इस स्लाइड पे पहला जो स्टेप था वो उस फाइल को रीड करना था। तो ये इनपुट 23 जो है इसमें हमने कल देखा था कि हम एक टू फाइल नेम फंक्शन के थ्रू आगे एक पाथ दे रहे थे उस फाइल का, कि वो जिस जगह पे भी पड़ी है फाइल उसका पूरा पाथ हम देते हैं। और इसमें हमने ये कहा था वो पाथ ये नीचे आ रहा है बेसिकली इस फाइल का, जिसको भी इस एग्जांपल में कोड किया गया है। तो
बेस डायरेक्टरी हमने कहा था कि यहाँ सी से लेकर ये मैथमेटिका तक, यहाँ तक ये बेस डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज। और आगे एप्लीकेशन इसको, IPM3 इसको और डाटा फाइल इसको। और आगे ये जो है ये हमारे पास फाइल का नेम है डाटा सेट डॉट एम। इसमें डाटा सेट फाइल का नेम था और एम जो है वो उसकी एक्सटेंशन है उस फाइल की। ये कल बात हुई थी कि एक्सटेंशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि ये फाइल किस प्रोग्राम से बिलोंग करती है। तो पूरा पाथ जो है वो हम फाइल का रीड आउट करके इस डाटा फाइल के एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। हमने कल ये पढ़ा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी लोकेशन के नेम होते हैं। लाइक हमारे पास एक रैम मेमोरी है, तो उसमें जो डाटा है वो मुख्तलिफ सेल्स में स्टोर होता है और हर जो सेल होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्राइव भी कर सकते हैं। तो अभी इस लाइन के अंदर ये डाटा फाइल एक वेरिएबल है और इसमें ये वाला सारा जो पाथ है, ये जो नीचे आ रहा है ये सारा, ये इधर इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। ये एक्चुअली हमें एक URL पता चल रहा है कि फाइल हमारी कहाँ पे है, कहाँ से रीड करनी है। नीचे 24 इनपुट की जो स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास हम इंपोर्ट का फंक्शन यूज करके उस फाइल में से पूरा जो डाटा है वो उठा रहे हैं, पूरा डाटा जो है वो रीड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम। अब इसमें ये जो डाटा फाइल है ये देख रहे हैं आप, ये वाली चीज और ये वाली चीज एक जैसी है। जहाँ पर आप डाटा स्टोर कर रहे थे, क्या चीज स्टोर कर रहे थे, ये पूरा पाथ फाइल का, और यहाँ पे हम उस पाथ से अब फाइल को रीड कर रहे हैं। जो भी डाटा उस फाइल के अंदर है वो सारा जो है वो इनपुट हो जाएगा। और डाटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, टेबल फॉर्मेट। ये आगे ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन में टेबल है, तो एक टेबुलर फॉर्म में डाटा हम इंपोर्ट करते हैं जो भी उस फाइल में। वो डाटा यहाँ से हमने लेके एक और वेरिएबल बनाया, डाटा को उसमें स्टोर कर दिया। डाटा फाइल में पूरा पाथ था उस फाइल का और इस डाटा के अंदर पूरा डाटा है उस फाइल का। अगर उसमें 100 रिकॉर्ड थे तो 100 के रिकॉर्ड्स जो है 100 वो इधर स्टोर हो गए मेमोरी के अंदर और उस लोकेशन का नाम जो है वो डाटा हो गया। ये नीचे आउटपुट 24 के अंदर वो एक्चुअली डाटा है जो उस फाइल के अंदर स्टोर था, वो यहाँ पे है। अभी आप देख रहे हैं कि करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया। करली ब्रैकेट्स जो है ये यहाँ पे हम इसलिए दे रहे हैं कि जब हमने कोई लिस्ट ऑफ डाटा या रेंज ऑफ डाटा शो करना होता है या रीड करना होता है या उसको यूज करना होता है तो हम उसके लिए करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। क्योंकि अब हमारे पास ये काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं तो ये करली ब्रैकेट्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। या पूरी फाइल जो है वो पहली ओपनिंग करली ब्रैकेट से लेके लास्ट क्लोजिंग करली ब्रैकेट तक ये पूरी फाइल का डाटा है। और इसमें जो इनर करली ब्रैकेट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है एक रिकॉर्ड को। मतलब अगर एक टेबल है तो उसमें पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, ये जो रोज हैं ये इनर करली ब्रैकेट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। और आप देख रहे हैं कि हर करली ब्रैकेट के बिटवीन एक कॉमा जो है वो है, कॉमा ये बता रहा है कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट है, फिर थर्ड है एंड सो ऑन। और जो आउटर करली ब्रैकेट्स हैं वो ऐसे समझे पूरे टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है जी? सर रिपीट करना। हमने, हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम कह रहे थे कि हमने डाटा को इंपोर्ट करना है। डाटा जो है वो कल हम बात कर रहे थे कि किसी फाइल में हो सकता है, किसी एक्सेल की शीट में हो सकता है, डेटाबेस की फाइल में हो सकता है। लाइक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस है, हमारे पास सीक्वल की डेटाबेस है, मायस्क्यूएल की है, ओरेकल की है, मुख्तलिफ डेटाबेसेस एग्जिस्ट करती हैं जिनमें जो है ना वो डाटा स्टोर होता है। तो वो फाइल जो है उसमें से डाटा को हमने कैसे प्रोग्राम में रीड करना है और फिर उस डाटा को रीड करने के बाद उसको कैसे एनालाइज करना है, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
लाइक हम ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, तो एवरेज वैल्यूज कौन सी है, इस तरह की चीजें। तो वो हम डाटा से एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। तो पहला स्टेप जो है वो है फाइल को हमने रीड करना है। तो रीड करने के लिए ये जो इन 23 लिखा हुआ है, ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट है जिसमें हम फाइल को रीड कर रहे हैं। मतलब हम फाइल का नाम बताएंगे मैथमेटिका को कि कौन सी फाइल है जिसका डाटा हमें चाहिए। तो उसका सिंटैक्स जो है, ये जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है। तो इसमें पहला जो है डाटा फाइल, ये एक वेरिएबल का नेम है, इसमें जाके वो स्टोर हो जाएगा पूरा पाथ या वो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, ताकि हम इसको नेक्स्ट यूज कर सके। कल हमने बात की थी कि जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें डाटा को स्टोर कर देते हैं। पर्पस क्या होता है कि फ्यूचर में या नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें उसको दोबारा से यूज किया जा सके। तो यहाँ पे वेरिएबल में पाथ स्टोर करने का मतलब ये है कि हम दोबारा से इसको एक्सेस कर सकें। और ये आगे बेस डायरेक्टरी जो है, ये कल हमने बात की थी कि जो फंक्शंस होते हैं उनके आर्गुमेंट्स जो है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। तो आप समझ लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस जो फंक्शन है टू फाइल नेम, इसके ये अंदर आर्गुमेंट्स हैं सारे। आर्गुमेंट्स मीन के वो वैल्यूज जो हम उस फंक्शन को देंगे जिसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अभी क्या चीज हम देंगे, हम एक पाथ दे रहे हैं, पूरा यूआरएल दे रहे हैं जहाँ से वो फाइल को रीड आउट करेगा। तो ये पूरा पाथ नीचे एक्चुअली दिया हुआ है, सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट सेटिंग ऑल यूजर सो ऑन सारा, और ये फाइल एक्चुअली डाटा सेट डॉट है। तो ये फाइल जो है ये रीड करेगा ये वाला फंक्शन, और ये पूरा पाथ जो है वो रीड करके डाटा फाइल में स्टोर कर देगा। अब फाइल हमें पता चल गई कौन सी है, किधर पड़ी हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसमें से डाटा जो उसके अंदर स्टोर है वो वाला डाटा रिट्राइव करना है, प्रोग्राम में रीड करके ले आना है ताकि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो उसको रीड करने के लिए हमारे पास ये इंपोर्ट की स्क्रिप्ट फंक्शन जो है ये यूज होता है। तो हम इंपोर्ट आगे ब्रैकेट के अंदर वही आर्गुमेंट्स क्या करना है इस फंक्शन ने, इसने इस डाटा फाइल हमने आगे लिखा है, ये वो वेरिएबल है जिसमें पूरा पाथ पड़ा हुआ है फाइल का। तो ये इंपोर्ट जो है उस फाइल से डाटा को इंपोर्ट करके आपके प्रोग्राम में ले आएगा। और वो डाटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। आगे डबल कोटेशन में टेबल जो है वो दिया हुआ है। और सारा डाटा जो है वो रीड आउट हो के एक नया वेरिएबल हम बना रहे हैं मेमोरी में, उसमें स्टोर करवा रहे हैं ताकि हम इस पूरे डाटा को फिर नेक्स्ट किसी स्टेटमेंट में यूज कर सकें। और ये जो डाटा है ये हमारे पास ऐसे समझे कि दो दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू कॉमा से सेपरेट है। तो एक पूरा रिकॉर्ड जो है वो करली ब्रैकेट के साथ यहाँ पे शो किया गया है। इसी तरह दूसरा रिकॉर्ड जो है वो कॉमा देकर फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर, इस तरह तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड और सो ऑन। इसको आप ऐसे समझें कि अगर एक टेबल है स्टूडेंट्स का, उसमें स्टूडेंट का नेम है, उसकी एज है और उसकी क्लास है, फॉर एग्जांपल तीन चीजें हैं। तो इसमें ये जो पहला पहला पॉइंट होगा वो यहाँ पे नेम को शो करेगा, कॉमा फिर आगे उसकी एज हो जाएगी, फिर आगे कॉमा उसकी क्लास हो जाएगी। तो एक पूरा रो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी। फिर इसी तरह कॉमा दे के आगे नेक्स्ट स्टूडेंट की तीन वैल्यूज। तो यहाँ पे दो दो वैल्यूज हैं, दो दो, एक रिकॉर्ड जो है वो दो वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। तो ये पूरा डाटा जो है ये एक डाटा का वेरिएबल बना और मेमोरी में ये डाटा जाकर स्टोर हो गया। तो दो काम हमने कर लिए, एक हमने फाइल बता दी किस फाइल से डाटा को रीड करना, और सेकेंडली हमने डाटा को रीड कर लिया, उस फाइल से रीड आउट करने के बाद मेमोरी में स्टोर करवा दिया, और उस मेमोरी जहाँ पे ये डाटा सारा स्टोर हुआ उसका नेम हमने डाटा रख दिया। तो ये डाटा जो है ये हम आगे यूज करेंगे इस वेरिएबल के थ्रू, इस पूरे डाटा को। ये उस डाटा की हमने प्लॉटिंग की है कि लिस्ट प्लॉट का फंक्शन है। लिस्ट प्लॉट क्या करता है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे वैल्यूज की जो है वो प्लॉटिंग करता है। तो इसमें भी ये जो ब्रैकेट्स हैं, लिस्ट प्लस फंक्शन का नेम है और आगे जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर जो भी डाटा है वो सारा इसका क्या कहते हैं आर्गुमेंट्स है। पहली जो चीज यहाँ पे नजर आ रही है वो डाटा है। डाटा मीन जो पिछले स्टेप में हमने वो सारा रीड करके
एक मेमोरी में स्टोर किया और उसका नाम हमने डाटा रखा था, वही डाटा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो मैथमेटिका है वो इस मेमोरी से सारा डाटा जो है वो रीड आउट कर ले। आगे प्लॉट स्टाइल है कि किस तरह की प्लॉटिंग करनी है। पॉइंट साइज आगे लिखा हुआ है कि पॉइंट्स जो है ना वो सिर्फ लगाने हैं, तो आगे जो पॉइंट है उसका साइज क्या होना चाहिए, .02 लिखा हुआ है। तो इस तरह करके ना ये उसी डाटा की प्लॉटिंग है। एक्स एक्सेस पे हमने ये यहाँ पे देखा था कि दो दो वैल्यूज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, हर रिकॉर्ड के अंदर दो दो वैल्यूज हैं। तो एक वैल्यू जो है एक्स एक्सेस पे और दूसरी वाई एक्सेस पे, और दरमियान में जितने रिकॉर्ड थे वो उनकी जो है वो पॉइंट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सा जो पॉइंट है वो किधर लाई करता है। मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो इस वक्त हमारे पास इस पॉइंट की है और सबसे मिनिमम जो है वो इस पॉइंट्स की है। ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो बिटवीन दीज टू वैल्यूज हैं, और ये जो है वो रेयर्स हैं या फॉर्जरी हैं या लॉयर्स वैल्यूज हैं, मतलब कम लाई करती हैं डाटा के अंदर। ठीक है, ये ऐसे समझे एनालिसिस में कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो जो 48 स्टूडेंट्स हैं या 49, उनकी जो CGP है वो आप कह लें कि 0.5 या 0.6 है, 1.5 है या 1.6 है या इससे बिलो है। और कोई एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल 4 को टच कर रहे हैं, 3.9 है, तो इन चीज़ों पे जिनकी बहुत ज़्यादा है उन पे शक किया जा सकता है कि उन्होंने इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे लिए। पूरी क्लास एक साइड पे और एक दो स्टूडेंट एक साइड पे है। तो इसी तरह डाटा को भी जब एनालिसिस करते हैं तो देखा जा सकता है कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट का ट्रेंड है, डेली जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी चीज़ के जो रेट्स हैं वो होते हैं, तो रेट्स जो है वो इसी फॉर एग्जांपल वैल्यूज है उनमें रहते हैं 200 से कम, और एक दो दिन ऐसे होते हैं जिनमें वो बढ़कर 1000 को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो फिर जो डाटा एनालिसिस करने वाले हैं एक्सपर्ट्स वो इस चीज़ को देखेंगे कि ये 1000 मोर देन 1000 जो है ये रेट कैसे अचीव किया गया, क्या चीज़ें थी इसके बिहाइंड। तो इस तरह जो है ना वो हम डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है जी। सर ये आप लिखना हमें सिखाएंगे कि हम अभी से सीखें कि मतलब कि जहाँ पे करली ब्रैकेट आ रही है या कॉलन आ रहा है कुछ भी? ये अभी आज जो लेक्चर है इसमें मैं मैथमेटिका पे आपको कुछ जो है ना वो स्टेटमेंट्स रन करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे करते हैं। फिर आगे इंस्टॉलेशन आपने खुद करनी है और खुद जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आपने रन करके देखना है। ठीक है, गाइड में आज आपके पास। जी जी सर आपने लिंक भी सेंड किया था। मोबाइल हमारे पास तो सर कंप्यूटर नहीं है, फिर हम कैसे रन करेंगे, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मोबाइल में तो होता भी नहीं है ये। तो इसका साइज काफी बड़ा है, मोबाइल में नहीं होगा। आप ऐसा करें या तो किसी के साथ शेयर कर लें कंप्यूटर उनका, या ये है कि आपने खुद परचेज कर लें। सर मेमोरी हो अगर सपोर्ट कर जाएगा सही मोबाइल में, अगर हम चलाएं तो इसको सॉफ्टवेयर मेमोरी भी हो रैम भी। नहीं, अच्छा सर नहीं करेगा। एक्चुअली रीजन ये है ना कि आपका ये जो मोबाइल है जिसकी आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, तो जी सर। ये विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो वो इसको नहीं चलाएगा। और वैसे भी जब वो रन होगा तो इसे मेरे ख्याल में एटलीस्ट 4-5 GB जो है ना वो रैम चाहिए, तो वो अगर नहीं होगी तो फिर ये कैसे चलेगा। फिर वो ये होगा कि हाल्ट होता रहेगा बार बार, तो आपको आउटपुट या इनपुट या प्रोग्राम राइट करने में जो है ना वो प्रॉब्लम्स होंगी। बेहतर है कि खुद से ले लें एटलीस्ट ऐसा लैपटॉप जिसमें 4 GB रैम। सर 4 तो इसकी भी है, अगर सपोर्ट कर जाए तो 4 पर। नहीं, अगर आपका ये एंड्रॉइड फोन है तो नहीं करेगा। जी इसे नहीं करेगा इसे। वो लिंक मैं ना अभी शेयर कर दूंगा आपको। ओके सर। ठीक है सर स्लाइड्स भी शेयर कर दें। स्लाइड्स मैंने कल सीआर को दे दी थी कि शेयर कर दे, पता नहीं उसने आपसे की है कि नहीं। जी सर ग्रुप में है। सर जीआर को हमें नहीं मिली। चले मैं आज कर दूंगा, दोनों ग्रुप्स में कर दूंगा, कल मुझे पता नहीं होगा। सर जी बुक्स भी सेंड कर दे। ठीक है, दोनों कर दूंगा।
अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग एक्चुअली क्या होती है? प्रोग्रामिंग को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम, इसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो हम राइट करते हैं, लिखते हैं। और प्रोग्राम एक्चुअली क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। लाइक आपने कंप्यूटर को कहना है कि जब हम इस आइकन के ऊपर सिंगल क्लिक करें तो ये मैसेज आए, और जब डबल क्लिक करें तो ये मैसेज आए, फॉर एग्जांपल। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क है कि जब सिंगल क्लिक करें तो ये हो, डबल क्लिक करें तो ये हो। तो इसको कैसे पीछे प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी कंप्यूटर को। तो एक इंस्ट्रक्शन हो, दो हो, चार हो, ज्यादा हो, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है उन्हें हम कलेक्टिवली एक प्रोग्राम का नाम देते हैं। तो प्रोग्राम एक्चुअली है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। आपने नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जितने भी आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर चीजें आ रही होती हैं, ये सारी की सारी प्रोग्राम्स होते हैं, और इनके पीछे प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है। किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर उसकी कोडिंग की हुई होती है। तो कंप्यूटर की काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, आपने कुछ के नाम भी शायद सुने होंगे। बेसिक लैंग्वेज है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। वेब की लैंग्वेजेस हैं काफी सारी। तो प्रोग्राम इज एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो कि ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो इसमें इतनी ज़्यादा कोई डिटेल नहीं होती चीज़ों की। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हम ये नहीं, फोकस हमारा होता कि हाउ टू डू, कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे करना है। हमारा फोकस सिंबॉलिक लैंग्वेजेस में ये होता है व्हाट टू डू पे, कि क्या करना है। यूज़र जो है वो सॉफ्टवेयर को या लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को यही बताता है कि क्या करना है। तो आगे इट डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर के वो कैसे परफॉर्म करता है। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन दो है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो ऑलरेडी बने बने हुए हैं और लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। जब आप उस लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑलरेडी उसमें लिखे हुए आ जाते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। आपको जस्ट उस फंक्शन का या प्रोग्राम का नेम दे के आगे आर्गुमेंट्स देने होते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर जो है वो उसको रन करता है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो हम खुद से डिफाइन करते हैं। हम खुद बताते हैं कि इसका नाम क्या होगा, इसके आर्गुमेंट्स कितने होंगे। इस तरह की चीजें जो हम खुद से डिफाइन करेंगे, राइट करेंगे, उन्हें हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ये अमूमन हर लैंग्वेज में होते हैं, और इनका जो पर्पस ये होता है कि जो मोस्ट कॉमनली फंक्शंस होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म किया जाए। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस उनसे हट के अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कस्टमाइज करते हैं चीज़ों को, तो उस केस में अपना कोड लिखते हैं तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। क्लियर है वो क्या जी, दोनों में क्या डिफरेंस है? यस सर, रिपीट। सिंपली ये है कि बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शंस है हमारे पास जो लैंग्वेज का पार्ट होते हैं। जब लैंग्वेज जो प्रोग्रामर डिजाइन करते हैं वो उस वक्त इसको उसमें शामिल कर देते हैं लिख के। तो हमें सिर्फ उसका नेम पता होता है और आर्गुमेंट्स पता होते हैं कि ये उसका नाम होगा और ये दो आर्गुमेंट्स हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, हम इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ये प्री डिफाइंड होते हैं, ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, जस्ट हमने उनको यूज करना होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होते हैं, जो हम चाहते हैं कि ऐसे करके चीजें हों या इस तरीके के तहत हों। तो उसके लिए जो हम कोड लिखेंगे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक बिल्ट इन फंक्शन बना हुआ है लैंग्वेज में या मैथमेटिका में, जो क्या करता है कि एवरेज कैलकुलेट करता है 3 नंबर्स की। तो जब भी आपको 3 नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करनी होगी आप उस बिल्ट इन फंक्शन को यूज कर लेंगे। लेकिन जब आपको
फॉर एग्जांपल 4 नंबर्स की करनी है, 6 की करनी है, तो वो तो फंक्शन उसमें नहीं है ऑलरेडी, तो उसके लिए आपको अपना एक फंक्शन जो है वो राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जिसमें आप बताएंगे कि मेरा फंक्शन ये इसका नेम होगा, ये 6 नंबर्स को की एवरेज कैलकुलेट करेगा या 4 नंबर की करेगा, या जो भी है। तो इस तरह ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम खुद लिख रहे हैं, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। जो पहले वाला सिनेरियो था 3 वेरिएबल्स की एवरेज कैलकुलेट करने का, वो बिल्ट इन है, वो पहले से प्री डिफाइंड है। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, आगे हमारे पास है कि हमें जब कोई प्रॉब्लम बताई जाती है और उस प्रॉब्लम को हम एक प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई कोई प्रॉब्लम है, जैसे लाइक ये एवरेज की थी, आपने 6 नंबर की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कोई अगर प्रोग्राम लिखना है, तो फंक्शन लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, प्रॉब्लम को एक प्रोग्राम में कैसे आप चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी ये एक नीचे है परफेक्ट नंबर्स का, अगर हमने ये देखते हो ये लाइन नंबर 32 जो है, इनपुट 32, इसमें ये एक नंबर दी हुआ है 10 raised to power 6। 10 raised to power 6 का मतलब 1 मिलियन है या जो भी है, इसका 1 से लेकर 1 मिलियन, सपोज अगर ये 10 raised to power 6 1 मिलियन बनता है, तो 1 मिलियन तक, 1 से लेकर 1 मिलियन तक ये जितने भी नंबर्स दरमियान में आते हैं, इनमें से ये फिगर आउट करना, ये सर्च करना कि परफेक्ट नंबर्स इनमें कौन से हैं। तो अगर ये हमारी प्रॉब्लम है, तो इसको मैथमेटिका में कैसे कर सकते हैं। तो ये जो पहली इनपुट है 30 वाली, इसको देखो तो ये हमें प्रोसेस बता रही है, एक प्रोसीजर बता रही है कि कैसे कैलकुलेट करना है। और लाइन नंबर जो 31 वाली इनपुट स्टेटमेंट है, वो बता रही है कि किस नंबर को आपने लेना है और उसकी रेंज क्या होगी। तो कितने नंबर्स एक्चुअली होंगे जिनमें से आपने परफेक्ट नंबर जो है वो सर्च करना है, चेक करना है वो है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो 30 लाइन है वो ये बता रही है मैथमेटिका को कि परफेक्ट नंबर क्या होगा, ठीक है, ताकि उसे पता चले कि वो कैसे परफेक्ट नंबर हो सकता है। और दूसरा जो है 31 वाली जो स्टेटमेंट है, ये बता रही है कि कौन से नंबर्स हैं जिनको चेक करना है कि वो परफेक्ट हैं या नहीं। और ये जो 31 है, इसमें हम प्रॉपर वो नंबर दे रहे हैं कि ये नंबर है। अब इसकी रेंज 1 से लेकर 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन तक दरमियान में जितने भी नंबर है सबको चेक किया जाए और देखा जाए कि कौन सा परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर का पता है ना आपको? नो सर। ये आगे मैंने लिखा है वैसे कि नंबर्स दैट आर इक्वल टू द सम ऑफ देयर प्रॉपर डिवाइसेस, ये ऐसे नंबर्स जिनके जो प्रॉपर डिवाइजर्स हैं उनका सम करें तो वो उस नंबर के इक्वल हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो एक परफेक्ट नंबर है। जैसे अभी ये 6 है, तो 6 की हम बात करें तो 1 जो है, 2 है, 3 है, बस ये 3 नंबर्स हैं, इन पे ये प्रॉपर डिवाइड होता है। तो अगर हम इन तीनों को 3 + 2 + 1 करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो इस तरह 6 जो है वो हमारे पास एक परफेक्ट नंबर है। इस तरह 28 की आप बात कर लें, 1 ले लें, 2 ले लें, फिर उसके बाद 4 ले लें, 4 के बाद हमारे पास 7 है और 14 है, 14 है, नहीं 28 को जो डिवाइड करते हैं, तो आप 14 को, 7 को, उसके बाद 4 को, 2 को, 1 को, इस तरह आप
इन सब को जमा करें तो वो भी 28 बनते होंगे। तो इस तरह ये 28 जो है ये भी हमारे पास एक परफेक्ट नंबर है। समझ आई बात की? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। अच्छा, तो अब ये कोई भी देखें टास्क लाइन। जी जी। कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए पहले पाथ बताना लाजमी है? नहीं, पाथ नहीं है ये। पाथ हम तब दे रहे थे जब डाटा एक फाइल के अंदर पड़ा हुआ था और फाइल कंप्यूटर में किसी सीडीई ड्राइव में स्टोर थी। मतलब हमारा जो पर्पस था डाटा को एनालिसिस करना, वो डाटा किसी फाइल में था और फाइल कंप्यूटर में किसी सीडी ड्राइव में आगे किसी फोल्डर में पड़ी थी। तो जब इस तरह का सिनेरियो तो फिर हमें पाथ देना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर में तो काफी सारी फाइल्स होती हैं, तो हमें क्या पता कि हम मैथमेटिका को क्या पता कि कौन सी फाइल में डाटा है और क्या उसको करना है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर उसका पाथ देना पड़ता है। कल मैंने ये बात की थी कि जितनी भी फाइल्स आपके कंप्यूटर पे स्टोर होती हैं सबका एक यूनिक पाथ होता है। मतलब एक जो फाइल है उसके दो पाथ नहीं हो सकते, एक ही पाथ होगा। तो वो पाथ जब हम देते हैं तो मैथमेटिका उसको सर्च कर लेता है कि ये कहाँ पे फाइल पड़ी। वो तो है इस केस में जब आपका डाटा किसी फाइल में स्टोर हो। और दूसरे वेज में जब आपका डाटा किसी फाइल में ना हो तो आप डायरेक्ट टाइप करके लिख दें, 2+3 लिखें, वो उसको सम कर देगा। या या आप ऐसा करें कि उसको 2 को एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, फिर 3 को एक वेरिएबल में स्टोर कर लें और फिर उन दोनों वेरिएबल्स को सम अप कर लें, तो इस तरह भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि पाथ देना है, वो पाथ तभी होगा जब किसी फाइल में डाटा होगा। ठीक है जी? ठीक है सर। तो ये अभी जो परफेक्ट नंबर है ये हमारे पास 4 ही है 1 मिलियन तक। तो अब इसकी सीक्वेंस देखें कि ये होगा कैसे। ये चीज जब आप पहली लाइन लिख के रन करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जस्ट एक फंक्शन बन जाएगा परफेक्ट क्यू के नाम से। ये सेकंड जब आप ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इसी तरह परफेक्ट सर्च का एक फंक्शन बन जाएगा और वो आगे उसको ये डिफाइन किया गया कि वो क्या कर रहा है। एक्चुअली स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी जब आप परफेक्ट सर्च लिखेंगे। अब ये परफेक्ट सर्च का मतलब आपका ये बनाया हुआ फंक्शन है परफेक्ट सर्च, और इसमें आप क्या दे रहे हैं, ये एक नंबर दे रहे हैं। ये नंबर जो है इस n को रिप्लेस करेगा, मतलब ये चीज कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगी। और ये n जो है ये आगे रेंज जो है ये बताएगा कि 1 से लेकर 1 मिलियन तक जितने भी नंबर हैं सारे के सारे, इनमें से क्या करना है परफेक्ट क्यू। परफेक्ट क्यू क्या है, ये वाला फंक्शन जो हमने ऊपर डिफाइन किया, ये हर नंबर के लिए उसको कॉल करेगा और उसको वो इस तरह प्लस और डिवाइड करके चेक करेगा कि वो परफेक्ट नंबर बनता है या नहीं। तो अगर बनता होगा तो इधर वो नीचे शो कर देगा 6। इसी तरह नेक्स्ट नंबर 1 से लेकर अप टू 1 मिलियन तक सारे नंबर जो है वो 1 बाय 1 इसी तरह ये फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर वो परफेक्ट नंबर है तो नीचे डिस्प्ले होगा, अदरवाइज। ठीक है सर ये जो प्लस में लिखा हुआ है इसका मतलब डिवाइजर्स की तो समझ आ गई है, प्लस क्यों लिखा हुआ है? ये प्लस उनको ऐड करेगा। जैसे मैंने कहा कि 6 है तो उसका 1 2 और 3 ये प्रॉपर उसके डिवाइजर्स हैं, तो आखिर में उनको सम भी तो करना है। तो ये प्लस जो है उन सारी वैल्यूज को सम अप कर देगा उन डिवाइजर्स को। ठीक है, इसी तरह आप पावर कैलकुलेट करने का भी कर सकती हैं कि अगर कोई नंबर है और उसका पावर फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर आप 10 रेज़ टू पावर 6 है तो आप दो चीजें देंगे, एक बेस देंगे और इसकी पावर देंगे, दोनों चीजें। इसी तरह यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। ये जो सिलेक्ट है इसको बेशक आप खत्म कर दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसके आगे इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसमें वो उसकी पावर कैलकुलेट करेगा। मतलब आप लिख सकते हैं अप्लाई, आगे ब्रैकेट्स के अंदर 2, आगे उसका जो पावर होगी 3 वो लिख दें, मतलब दोनों चीजें, तो वो उसको कैलकुलेट करके दे देगा। तो पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आप क्या कहते हैं एवरेज वगैरह से हट के रिकर्जन वगैरह के कुछ होते हैं फंक्शंस, वो भी आप रिकर्जन प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी इनके थ्रू फंक्शंस के थ्रू सॉल्व करवा सकते हैं। तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में
ये एक सिंपल एग्जांपल थी कि आपने परफेक्ट नंबर की एक प्रॉब्लम है और उसको आपने प्रोग्राम में कैसे ट्रांसलेट करना है, तो ये हमने 3-4 लाइन में ली कि इसको एक प्रॉपर प्रोग्राम। तो आप मैथमेटिक्स का जो है जब भी हम कोई नंबर देंगे वो उसका परफेक्ट नंबर हमें कैलकुलेट करके दे। मैथमेटिका जो है कि हमारे पास दो स्पेस है और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्पेस है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। डॉस बेस, डॉस जो होता है ये नीचे लिखा हुआ है कि एक ऐसा इंटरफेस होता है जो सारा टेक्स्ट बेस होता है, मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में कमांड्स जो है वो टाइप करके लिखनी पड़ती हैं, देनी पड़ती हैं। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने ये देखी है कि जितने भी मैथमेटिका की कमांड्स थी वो हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट है जिसमें सारी जो कमांड्स हैं वो आपको टाइप करनी पड़े, टेक्सचुअल फॉर्म में हो, तो वो एक डॉस इन्वायरमेंट कहेगा, ये डॉस इंटरफेस कहेगा। इंटरफेस का यहाँ पे मतलब ये है कि एक यूजर जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ ऑल इन वन डॉक्यूमेंट। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि आप सारा कुछ जो है वो एक ही विंडो में आपके पास अवेलेबल होगा। आपने को टेक्स्ट राइट करनी है, आपने कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, कोई फंक्शन राइट अप करना है, डिफाइन करना है, तो ग्राफिक्स वगैरह बनाने हैं, ये देखने हैं, तो सारी हर चीज जो है वो एक ही विंडो के अंदर आपको मिलेगी। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये ऑल इन वन डॉक्यूमेंट इंटरफेस की है। और ऑलमोस्ट सिमिलर टू अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड है, बाकी जो सॉफ्टवेयर है जो आप डेली यूज करते हैं उसी तरह का एक इसका इंटरफेस है, उसी से मिलता जुलता है। इजी टू लर्न है, ये पहले बात हो गई कि यूजर फ्रेंडली है, यूजर इसको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। अब नेक्स्ट है कि मैथमेटिका को स्टार्ट कैसे करते हैं। मैं अभी यहाँ पे बुलेट्स में तो लिखा हुआ है कि डबल क्लिक द आइकन ऑफ मैथमेटिका एंड स्टार्ट टाइपिंग। तो जब आप इसको ओपन करेंगे मैथमेटिका को तो कैसे करना है कि उसके आइकन पे डबल क्लिक करना है। अब ये आइकन किधर होता है, ये आइकन डिपेंड करता है कि जब आपने इंस्टॉलेशन की थी तो उस वक्त आपने क्या चॉइस रखी थी। समटाइम डेस्कटॉप पे होता है, उसके बाद स्टार्ट मेन्यू के अंदर हो सकता है, तो मुख्तलिफ जगहों पे हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने उस वक्त क्या उसको दिया था ऑप्शन, कैसे होना चाहिए। तो मैथमेटिका को देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। सर जी ये बुक मुश्किल लग रही है हमें। सर ये पेपर मुश्किल नहीं है, अभी आपने कोई प्रैक्टिस नहीं ना की, जब आप करेंगे तो ये बस पेपर कैसे आएगा सर, इसका पेपर कैसे बनेगा ऑनलाइन सारे सर? यस सर, कुछ समझ नहीं आ रही किस तरीके से याद करें। सर ये कोडिंग हुई हुई है, ये हमें याद करनी पड़ेगी? बिल्कुल इस तरह की कोडिंग तो यही तो चीज है, याद करनी है। सर ये सारी याद करनी पड़ेगी। मारे गए। सर ये फिर हमें अभी आपको स्टार्ट मेन्यू नजर आ रही है? जी सर। अब इसमें ना ये इंस्टॉल्ड है मेरे पास वोल्फ्राम मैथमेटिका 11.2 वर्जन इसका ना, तो
इस पे क्लिक करने से ये नजर आ रहा है, लोड हो रहा है अभी। यस सर। ये हमारे पास एक्चुअली जो है ना वो मैथमेटिक का सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले जो चीज हमने करनी होती है, ओपन करने का पता चल गया ना, उसके आइकन पे क्लिक करना, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, मेन्यू में कहीं आ रहा होगा तो क्लिक करके उसको ओपन कर। यहाँ पे ये न्यू डॉक्यूमेंट है, ये अगर पहले कोई डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं तो यहाँ पे आ रहे होंगे, तो ये पहले से सेव है तो इसको आप ओपन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे आप जाएं, ये अभी एक न्यू डॉक्यूमेंट, ये अभी लोड हो रहा है, काफी टाइम ले रहा है। कोई बात नहीं। सर जी इनको याद करने का कोई स्पेसिफिक तरीका है? याद करने का तरीका यही है कि बुक के अंदर जो कमांड्स या फंक्शंस दिए हुए हैं, मतलब उनका पर्पस क्या है, उसको कैसे लिख सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तो एग्जांपल कोई है तो इस तरह करके इन चीजों पे फोकस रखेंगे तो ये चीजें हो जाए। सर ये जो अंदर थोड़ा बहुत मैथ भी यूज हुआ पड़ा है ना? हाँ मैथ है, चूंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं ना, तो इस वजह से मैथ तो है। मैथ तो आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि हम जो मैथमेटिकल एग्जांपल्स हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स हैं उनको हम इग्नोर कर दें, जो सिंपल सिंपल हैं उन्हीं को हम यूज करें। सिंपल को यूज करें सर, ताकि ना आपको सिर्फ पता हो राइटिंग का कि मैथमेटिका में कैसे किसी फंक्शन को या इक्वेशन को राइट करके कैसे उसका जो सोल्यूशन है वो निकाल सकते हैं, और कौन सी कमांड जो है वो देनी है और किस पर्पस के लिए वो कमांड है, उसको लिखने का स्टाइल कैसा है, इस तरह की चीजें जो है ना ये आपको करनी पड़ेगी। तो काफी टाइम लगेगा। सर उस ऐप का नाम आपने क्या, मैथमेटिका नेम है उस ऐप का जो आपने बताया था डाउनलोड करनी है? जी, वोल्फ्राम मैथमेटिका। सर 2 GB रैम पर ये रन हो जाएगा मैथमेटिका? अभी मेरे लैपटॉप की 8 GB रैम है। हाँ जी, ये हमारे पास विंडो आ गई। नजर आई जी? नो सर। ये वो नोटपैड इंटरफेस है जिसकी हम बात कर रहे थे, नहीं आई नजर? सर नजर रख चली फिर लैब हो गई। 1 सेकंड के लिए आई थी, देखते देखते अभी। आप जरा देखो। सर अब आ गई। हाँ जी, ये नोटपैड इंटरफेस है, इसकी हम बात कर रहे थे। ये बाय डिफॉल्ट है, जैसे भी हमने इसको ओपन किया है तो ये ओपन हो गया। इसमें ये मेन्यूज भी हैं, काफी सारी इसमें ये कमांड्स हैं, तो ये साथ साथ चलती रहेंगी। और इसमें ये जो प्लस का साइन है और ये कर्सर जो है आपको शायद नजर आ रहा हो, हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रहा है। ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अभी कमांड जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 2 + 3 लिखते हैं, तो ये एक हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। जब मैं इसको इवेल्युएट करूंगा या रन करूंगा तो ये देखें नीचे मुझे इसने 5 जो है वो आउटपुट दे दिया। समझ आई बात की? रन कैसे करना है सर? इसको उसने आंसर 1 का नाम दे दिया ऑटोमेटिकली, और इसको इसने आउटपुट 2 आउटपुट 1 का नाम दे दिया। ये इनपुट 1 ये आउटपुट 1। रन कैसे करना है, जस्ट आपने लिखना है स्टेटमेंट लिखनी है और शिफ्ट और इंटर, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और इंटर प्रेस करना है। आप
तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसकी जरूरी क्यों है सर? कमांड है। के साथ नहीं आएगा सर हाँ जी? जी, ये शिफ्ट जरूरी क्यों है? इंटर के साथ नहीं आएगा खाली? मतलब वैसे तो हमने कोई चीज जब हो तो हम इंटर करते हैं तो आ जाती है, शिफ्ट जरूरी क्या था? हाँ जी, इंटर करते आ जाती है, लेकिन इधर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंटर जो है वो काफी नहीं है, शिफ्ट इंटर प्रेस करना पड़ेगा। ओके सर। मतलब ना ये इसका बिल्ट इन मेथड है, इसी के थ्रू कमांड्स जो है एग्जीक्यूट हो। जो साइन वाले फंक्शन है उनको सर कैसे लिखना है यहाँ पे? सही थीटा कैसे आएगा? क्या होगा? बताए थे साइन थीटा कॉस थीटा ये कैसे लिखते हैं? इसको सिंपली आपने साइन आप लिख लें। ये देखिए SIN लिखा है तो ये बता रहा है कि साइन के कौन कौन से फंक्शंस जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने जिसको करना हो उसको आप सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करें और आगे जो है वो आप ब्रैकेट्स के अंदर दे दें उसका क्या कहते हैं आर्गुमेंट, कि थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये जो भी है। वैसे ये है, शिफ्ट इंटर प्रेस किया तो जिसने उसका आंसर दिया। सर ठीक है, ग्राफ हाँ जी, ये अभी आगे एग्जांपल आती हैं, साथ साथ इसको देखते हैं। अभी हम इस कमांड्स को देखते हैं कि जैसे हमने पाई की वैल्यू को देखा था 200 डेसिमल डिजिट्स तक इसको, तो इसके लिए आपने कैसे लिखना है इसको? n कैपिटल होगा कि ये नंबर है जिसको डिस्प्ले करना है, कौन सा नंबर है पाई का, और कॉमा जो है वो आगे 200। तो इस तरह ये दो पैरामीटर हैं, दो आर्गुमेंट्स हैं इस चीज के, ये देंगे तो ये हमें उसकी वैल्यू दे देगा। अगर हम इसको इधर मैथमेटिका में लिखें n कैपिटल करली ब्रैकेट्स के अंदर PI, ठीक है, ये भी प्री डिफाइन है। P कैपिटल लिखना है तो तब ये आएगा, PI छोटा लिखेंगे तो ये हमारा यूजर डिफाइन चीज बन जाएगी, तो इस पे ये हमें कोई आउटपुट अभी नहीं देगा। तो P कैपिटल और I, तो ये बता रहा है कि ये PI से बनने वाले ये फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो हमें PI चाहिए और उसके बाद कहाँ तक चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें 10 डेसिमल डिजिट्स तक चाहिए। कंप्लीट कर दिया, इसको शिफ्ट इंटर प्रेस किया, ये हमें ऐसे इनपुट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। उधर 200 था, हमने इसको सिंपली 10 तक लिखा है। समझ आ रही बात की? जी सर। हाँ जी, नीचे जो फंक्शन शो हो रहे हैं इंक्रीज प्रिसीजन और ये सारे, ये इनको हम किस लिए यूज करते हैं? किधर शो हो रहे हैं? ये सही नीचे, नीचे इनको छोड़ दें, ये अभी इसके मतलब है कुछ फंक्शंस, लेकिन इनका अभी कोई फंक्शन नहीं है, तो अगर ये नेक्स्ट आएंगे सिलेबस में हुए तो इनको हम पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। जो चीजें आती जाएंगी, ये भी पहला चैप्टर है, उस हिसाब से इसको हम कर दें। ओके सर। ठीक है, तो अगली नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हमें बता रहा है, स्लाइड विजिबल है, नजर आ रही है? नहीं सर, वही मैथमेटिका वाली नजर आ रही है। अच्छा, इसमें आ जाए तो ये इनपुट 1 और इनपुट आउटपुट 1 जो है, इनको लिखने का सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स देख लें कि I कैपिटल होता है, N आगे कर्व ब्रैकेट्स के अंदर 1, आगे कॉलन और आगे इक्वल साइन, ऐसे करके, और आउटपुट जो है वो भी आगे दी हुई है, उसके लिए O कैपिटल होगा आउट, और आगे ब्रैकेट्स के अंदर 1 जो उधर डिस्प्ले होती है। इनको हम मार्कर्स या लेबल्स भी कहते हैं, मार्कर्स आर लेबल्स। और इसका मकसद ये नंबरिंग साथ साथ करने का ये पर्पज है इधर कि आप इस इनपुट को या आउटपुट को नेक्स्ट किसी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो इन नंबर्स को 1 है या 2 है, तो इस तरह की चीजें देकर हम इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैथमेटिका में हमने जो कैलकुलेशंस की हैं,
जैसे अगर हमने आउटपुट 2 जो है हमारे पास 9 नजर आ रही है मैथमेटिक का? यस जी सर। सर जी अच्छा, सर तो ये 9 अगर हमने ये आउटपुट यूज करनी है कहीं पे, तो हम इसको परसेंटेज 2 रिमाइंडर 2 आप कह लें, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, प्लस फॉर एग्जांपल 5। अब यहाँ पे इस रिमाइंडर 2 का मतलब ये 2 वाली आउटपुट में जो वैल्यू थी रिजल्ट का वो है जो कि 9 है, तो इस एक्सप्रेशन का मतलब 9 + 5 होगा, तो ये हमें 14 दे देगा। ठीक है, या आप इसको आउट और ब्रैकेट में प्लस बी फॉर एग्जांपल, ये हमें आप 12 दे रहा है। तो ये इनपुट आउटपुट का मकसद ये होता है कि हम इसको फ्यूचर में किसी कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकें। ठीक है जी। यस सर। यस सर। तो ये रिमाइंडर कैसे लिखा आपने? इस वजह से इनपुट को कोई नंबर देता है, आउटपुट को कोई नंबर देता है, ताकि हम फ्यूचर्स में इसको अच्छा। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ मैथमेटिक एक्सप्रेशंस को इंटर करने के लिए 2 वेज है हमारे पास। फर्स्ट वे ये है कि आप बने बनाए पैलेट्स यूज करें, या दूसरा ये है कि आप कीबोर्ड से उसको टाइप करें। पैलेट्स मीन के टेम्पलेट में एक्सप्रेशन बने हुए होंगे, आपने जस्ट क्लिक करना है, तो क्लिक करने से ना वो एक्सप्रेशन जो है वो इधर मैथमेटिका में इंसर्ट हो जाएगा। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, स्लाइड्स नहीं शो हो रही। अब हो रही है? यस सर। अच्छा, तो ये 2 वेज हैं, या पैलेट्स के थ्रू हैं या कीबोर्ड्स के थ्रू। अभी मैं थोड़ा अगर अगली स्लाइड पे चले जाएं तो फिर उसकी डिटेल देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हमने ये कैलकुलेशन करनी है 2⁻64, तो मैथमेटिका में ये 2⁻64 ये कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अगली स्लाइड पे ये वैसे एक जगह पे दिया हुआ भी है कि ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि कैरेट साइन के थ्रू, आप इसको कैरेट साइन भी कहते हैं, इसको हैट सिंबल भी कहते हैं, आप इसको पावर साइन भी या एक्सपोनेंशियल साइन, मुख्तलिफ नेम्स हैं बहरहाल। तो इसको ना आप यूज कर सकते हैं, ऐसे करके आप मैथमेटिका में टाइप कर सकते हैं 2, आगे ये कैरेट साइन दे के आगे 5, तो ये आपको उसकी जो है ना वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, या फिर ये है कि आप ट्रेडिशनल मेथड जो आप हाथ से लिखते हैं 2⁵, जिसमें ये कैरेट सिंबल का यूज ना हो, ऑपरेटर का यूज ना हो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? वो टाइपिंग, पहले आप फर्स्ट 2 लिखेंगे, टाइप करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस ये हैट सिंबल जो है ये प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और देन 5, तो ये जो है ना पावर कैलकुलेट करेगा। इस चीज को अभी देख लेते हैं कि ये कैसे होती है। जैसे ये है, हमने पहले लिखा है 2 फॉर एग्जांपल, और आगे फिर हमने कैरेट साइन देना है, ये आ गया, और आगे उसका पावर है, तो ये जब भी मैंने इंटर प्रेस किया था तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो अब ये रन हो जाएगा। समझ आई बात की जी? यस सर। यस सर। यस सर। ये कैरेट साइन जो है, ये आपका ये कैरेट साइन जो है, ये 6 जो नंबर होता है कीबोर्ड के ऊपर, जी सर, शिफ्ट और 6 को प्रेस करने से ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि आपने 2 लिखा और उसके बाद आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके यही 6 वाला बटन प्रेस किया, जो कैरेट साइन करे, वो लाने के लिए कैरेट साइन हम शिफ्ट दबाए रखते थे और 6 को प्रेस करते थे। इधर क्या है कि आपने कंट्रोल दबाए रखना है और 6 के बटन को दबाना है, तो ये इस तरह करके ना ऊपर आ जाएगा ये चीज, छोटा सारा डॉट। इसमें आप 5 लिख दें,
ये अब ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे आप लिखते हैं वैसे। इंटर प्रेस करेंगे तो ये उसका रिजल्ट जो है वो 32 देगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे पैलेट्स के थ्रू है, ये पैलेट्स हैं और इसमें हमारे पास बेसिक मैथड असिस्टेंट हम कर लेते हैं। ये नजर आ रही स्क्रीन आपको? इसमें अभी ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ये बेसिक मैथ असिस्टेंट आ गया। इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें यही काम करना है तो हम लिखते हैं 2 पहले। अब हमने पावर बनानी है तो इधर से माउस से जाके उस कैरेट सिंबल को क्लिक करेंगे तो वो इधर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। आगे हम उसकी जो है वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू देंगे, शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये उसको रिजल्ट दे देगा। इसी तरह आप वो जो साइन थीटा की वैल्यू हम ले रहे थे, आप लिखते हैं साइन और आगे ब्रैकेट्स में थीटा आप पूछ रहे थे कैसे इंसर्ट करना है, तो वो भी यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है थीटा का, ये करेंगे तो वो थीटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। और शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे सिंबल वो तो बता रहे कहाँ बना हुआ है? शो नहीं हो रहे। यस सर। क्या चीज शो नहीं हो रहा? सर ये जो सिंबल थीटा और सिंबल ये सब सिंबल सिंबल थीटा होगा, पावर का सिंबल है। ये बेसिक मैथ असिस्टेंट आपको नजर आ रहा है? नो सर। कौन राइट साइड पे नो सर। नहीं आ रहा? नो सर। अभी जरा देखें। जी सर अब नजर आ रहा है। यस सर। सर अब आ रहा है। इसमें ये एक्स वाई टी थीटा ये सारे कुछ जो है ना वो सिंबल्स बने हुए हैं। पाई की वैल्यू वो आप ले सकते हैं इधर से, जैसे वो अभी हमने एक देखा था। सर शिफ्ट प्रेस करके ये लेना है? नहीं ये ऐसे ही क्लिक करने से, जैसे अभी हमने वो एक लिया था एन वैल्यूज शो करना चाहते थे किसकी, पाई की, तो यहाँ पे ये पाई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जस्ट और इधर वो पाई का सिंबल आ जाएगा। कितने डिजिट तक हमने जाना है, हमने फॉर एग्जांपल इसको 200 तक जाना है, तो अब आप शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये इसकी वैल्यूज जो है वो शो कर देगा। अरे ये बेसिक मैथ असिस्टेंट किधर है? हाँ जी, बेसिक ये जो मैथ practice असिस्टेंट का एक बंदा बोले ना तो समझ आ जाएगी। सर मैं कह रहा हूँ बेसिक मैथ असिस्टेंट किधर है सर? हाँ जी, ये इसी ये ऐप के बेसिक अंदर? मैथ असिस्टेंट ये इधर आप आए ना इस पैलेट्स पे, ऊपर फाइल मेन्यू जो बनी हुई है, इस पैलेट्स में ये बेसिक मैथ असिस्टेंट है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो उधर शो हो जाएगा। ठीक है। इसमें जितनी भी तरह की इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स की या जिस तरह की भी आपको सिंबल्स चाहिए मैथमेटिक्स के, वो सारे इधर हैं। इधर क्लिक करने से आप जस्ट उनको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है सर जज़ाकल्लाह। चले, मेरे लैपटॉप की जो बैटरी है वो बिल्कुल डेड होने वाली है, तो आज की क्लास जी सर काफी है सर। काफी है सर। वो लिंक शेयर कर दें शेयर कर दीजिएगा प्लीज। सर जी, वो लिंक हाँ, शेयर मैं कर वो दें। फाइल आपको शेयर लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। फाइल में शेयर करता हूँ टोरेंट की ना, तो वो आप और सर ये वाली स्लाइड्स भी, ये वाली स्लाइड्स भी। ये मैं गर्ल्स ग्रुप में शेयर करता हूँ, बॉयज में ऑलरेडी है ये। ओके सर। यस सर।